हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हमने थियरीज़ का तो रिवीजन कर ही लिया है, तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ 10-12 क्वेश्चन का लिस्ट है, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। In Millikan's experiment, an oil drop of radius 1.64 micrometer and density 0.85 gram per centimeter cube is suspended when a downward electric field of 1.9 into 10 to power 5 Newton per coulomb is applied. What is the charge on the oil drop in terms of E? हमें यहाँ पे आंसर चाहिए E के फॉर्म में। ओके, पहले तो हम डिटेल देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो हमें स्मॉल आर दिया हुआ है। अब स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना है? 1.6 माइक्रोमीटर। 1.64 इंटू 10 टू पावर -6 करूँ तो मुझे वो मीटर में मिलेगा। अब डेंसिटी है हमारे पास 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगा आंसर। एक और चीज़ देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1.9 इंटू 10 टू पावर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1.9 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और हमें फाइंड करना है चार्ज। सपोज यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप है और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। उसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने के लिए चार्ज जो q है वो मस्ट बी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, वो तो पक्का है, बट यहाँ पे तो सारे ऑप्शन नेगेटिव में ही हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप दोनों फोर्स को इक्वलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑयल ड्रॉप है वो बैलेंस हो रहा है। mg ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए ताकि दोनों फोर्स बैलेंस हो सकें। तो हम लिख सकते हैं q इंटू ई इक्वल टू एम इंटू जी। हमें q चाहिए तो क्या लिख सकते हो? mg डिवाइड बाई ई। चलो, मास क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइड बाई ई। वॉल्यूम क्या है वो हमें पता है, तो डेंसिटी इंटू क्या करेंगे? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी और डिवाइड बाई ई। आंसर कौन से फॉर्म में चाहिए हमें? स्मॉल ई के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इतना तो हमारे पास था ही। ई की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करें और ई से ही डिवाइड करें। अब इतना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको चार्ज मिलेगा -5e। चार्ज नेगेटिव होगा वो तो हमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था, और ये वैल्यू आपको नियर अबाउट 5 मिलेगी। तो आंसर आएगा q इक्वल टू -5 इंटू ई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर ई वेक्टर इक्वल टू E0 x कैप is a constant. The flux through the shaded area as shown in the figure due to this field is. ओके, आपके पास 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E0 और x डायरेक्शन में है जो कि कांस्टेंट है। अब ये डायग्राम है आपको दिया हुआ है। डायग्राम में याद रखो ये y x और यहाँ पे z एक्सिस है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पहले नाम दे देते हैं। सपोज कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। अभी आपको ये थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। आप 3D में इमेजिन नहीं कर पाओगे अच्छे से, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। हम 2 मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड 1। थोड़ा 3D में आप इमेजिन कर सको इसलिए मैंने एक क्यूब बनाया हुआ है। उसमें ये चारों पॉइंट हम बता देते हैं A B C D कहाँ कहाँ पे है। तो फर्स्ट यहाँ पे 0 0 0, मतलब ये हुआ आपका कैपिटल A। सपोज़ ये क्यूब A लेंथ का ही है,
तो सेकेंड पॉइंट बी यहाँ पे जो कि वाई एक्सिस पे है। अब सी के कोऑर्डिनेट क्या है, ए, मतलब एक्स डायरेक्शन में ए, वाई डायरेक्शन में भी ए और जेड डायरेक्शन में भी ए पे आना है आपको, मतलब ये यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका पॉइंट सी। और डी जो है A0 एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई 0 है और जेड ए, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है A0 मतलब ये आपका पॉइंट हुआ डी। कोऑर्डिनेट फिर से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ए का कोऑर्डिनेट था 0 0 0, बी का था 0 A 0, सी के लिए कोऑर्डिनेट से A और डी के लिए थे A0 0 किसके लिए था, वाई के लिए। ओके, अब सबको मैच कराते हैं और एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो ऐसा कुछ मिलेगा आपको। मतलब एक टाइप की छत है जो झुकी हुई है। अब ये हो गया आपका एरिया। सेंटर पे हम डायरेक्शंस दिखाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर, कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो सरफेस है थोड़ी सी क्रॉस में है, झुकी हुई है आगे की ओर, तो उससे परपेंडिकुलर लाइन हमें कुछ इस तरह मिलेगी। अब ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, सिमेट्री की वजह से 45 डिग्री। ये एंगल बना 45 डिग्री। अब हमें फ्लक्स तो पता ही है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट ए, मतलब ई ए इंटू कॉस थीटा। ई की वैल्यू हमें पता है E0, कॉस मिल गया हमें 45 डिग्री। अभी एरिया क्या है, अब ये जो पार्ट है उसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। अब बेस देखते हैं, चलो ये बेस क्या था, ये बेस है स्मॉल a, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 0 0 0 एंड 0 A 0, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा a। चलो हाइट की वैल्यू क्या है, तो हाइट कैसे फाइंड करें, समझो यहाँ पे कि ये जो दो पॉइंट है C एंड D वो सेम हाइट पे, यहाँ पे दिख रहा है C एंड D सेम हाइट पे है। मतलब यहाँ पे जो हाइट है वो यही है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। अब A के कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और D के कोऑर्डिनेट है A0 A। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट आएगा A माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस A माइनस 0 होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब हो गया अंडर रूट 2 इंटू A। तो एरिया हो गया √2 इंटू A स्क्वायर, यहाँ पे डाल देते हैं। मतलब ये आंसर आएगा E0 अंडर रूट 2 इंटू A स्क्वायर और cos 45 1/√2 कैंसल, E0 इंटू A स्क्वायर। ये फ्लक्स मिल गया हमें, मतलब आंसर C इज द राइट वन। अब मेथड 2 देख लेते हैं, जो कि थोड़ी समझने में इजी है। इजी के कैसे वो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम है उसमें 3 प्लेन बन सकते हैं। कौन कौन से वो देखते हैं, XY, YZ और ZX। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास फिक्स है, कौन सी है, X डायरेक्शन। अब हमें ये पता है कि X डायरेक्शन से जो भी सरफेस पैरेलल होगी, अब सरफेस पैरेलल है बट सरफेस का एरिया वेक्टर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, मतलब एंगल बिटवीन E एंड A क्या बनेगा 90 डिग्री। उस हिसाब से फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी 0। मतलब ये दो फेस में से कोई भी टाइप का फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। बट YZ है वो X से क्या है, परपेंडिकुलर। याद रखना सरफेस परपेंडिकुलर है, उसका मतलब क्या हुआ,
सरफेस परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर क्या बन जाएगा, पैरेलल, मतलब इसके लिए एंगल क्या बनेगा, 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, सिर्फ ई ए कॉस 0 डिग्री, मतलब ई इंटू ए। अब एरिया बाद में देख लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट। अब एरिया क्या रखूँ जिससे कि मेरा आंसर आ जाए, तो हम देख लेते हैं वाई जेड प्लेन के हिसाब से क्या बन सकता है। तो वाई जेड कंपोनेंट्स देख लो, 4 है हमारे पास, 0 0 ए 0 0 ए। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, सपोज ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, तो ये फर्स्ट ये 0 0 हो गया, ए 0 हो गया, यहाँ पे 0 ए हो गया और यहाँ पे ए हो गया। अब इन चारों को मैं मिला दूँ तो एक नॉर्मल सा स्क्वायर बन गया जिसकी साइड है ए। अब उसका एरिया क्या रहेगा, ए स्क्वायर, सिंपल, ये हमारा आंसर। अभी ये जो ए स्क्वायर एरिया है उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, तो यहाँ ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ वहाँ से बाहर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वो उसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहा, 0। ऑलवेज याद रखना, जब भी आपको दिया जाए कि कोई सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल में है, तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये रहा एरिया वेक्टर, और तब एंगल क्या बनता है, ई एंड ए के बीच में 90 डिग्री, और फ्लक्स क्या मिलेगा हमें, 0। वैसे भी डेफिनेशन वाइज फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये एरिया में से पास नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि एरिया है, सरफेस है, तो उसके दो ही डायमेंशन होते हैं, थर्ड डायमेंशन होगा ही नहीं, विड्थ है ही नहीं, विड्थ है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। उसी जगह पे अगर आपको बोला जाए कि कोई सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो सरफेस थी उसका एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में हुआ, तो फ्लक्स आपको मैक्सिमम मिलेगा और एंगल बनेगा 0 डिग्री बिटवीन ई एंड ए। तो फ्लक्स मिल जाएगा ई इंटू ए, कॉस 0 1 हो गया, तो फ्लक्स ये मैक्सिमम हो गया। तो हमारे पास 2 प्लेन ऐसे थे जो 90 डिग्री एंगल बनाते थे, एक प्लेन ऐसा था जो 0 डिग्री एंगल बनाता था, और एक ही प्लेन की वजह से फ्लक्स मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to power 5 Newton per coulomb per meter। यहाँ पे आपको दिया गया है dE/dx, rate of change in electric field 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम हैविंग अ टोटल डायपोल मोमेंट इक्वल टू 10 to power -7 कूलम इंटू मीटर, मतलब आपको डायपोल मोमेंट दिया गया है 10 to power -7 कूलम इंटू मीटर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ये ओके, आपको फाइंड करना है फोर्स। सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको फोर्स फाइंड करना है, 2 मेथड से कर सकते हो, फोर्स F इक्वल टू क्यू इंटू ई से कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए F इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx, F इक्वल टू माइनस ऑफ du/dx। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस d/dx, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, माइनस P.E, मतलब माइनस PE cos थीटा। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो d/dx ऑफ PE
अभी कॉस क्या आएगा 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है और डायपोल मोमेंट है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन। मतलब डायपोल मोमेंट अगर नेगेटिव जेड डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है। तो कॉस 180 क्या हुआ? -1, और p कांस्टेंट है तो क्या बचेगा? सिर्फ d/dx। मतलब माइनस p की वैल्यू थी 10⁻⁻7 और d/dx 10⁻5। 10⁻⁻7 इंटू 10⁻5, मतलब हमारा आंसर हुआ -10⁻⁻2 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ डायपोल मोमेंट P is placed in non-uniform electric field along x-axis. Electric field is increasing at the rate of 1 volt per meter. Then the force on dipole is ओके। तो यहाँ पे आपको सेम जो अगले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही करना है। फोर्स फाइंड करना है। रेट ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और डायपोल मोमेंट भी दी हुई है, और यहाँ पे तो हमें फोर्स का सिर्फ क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। F इक्वल टू क्या करना है? -(du/dx) इक्वल टू -(d/dx). u क्या रहेगा? -PE cos 0 इक्वल टू 1। तो वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। P कांस्टेंट है तो अंदर बचा क्या? सिर्फ d/dx, और d/dx की वैल्यू क्या है? 1। तो आपका फोर्स क्या हो गया? डायपोल मोमेंट इटसेल्फ। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग डिस्क विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी 10 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क दी हुई है आपको जिसमें चार्ज है 10 नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। Then find the magnitude of electric field at a point on the perpendicular bisector at a distance 2 cm from origin of the disk। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है वैसा ही एक डिस्क है और डिस्क का जो सेंटर है वहाँ से 2 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डिस्क सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं बट डेरिवेशन थोड़ा लंबा है तो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। आपको फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा इजी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज़ डाल देते हैं। सिग्मा मतलब क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? 10 नैनोकूलम है। 10 नैनोकूलम तो 10 इंटू 10⁻⁻9 कूलम हुआ। 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻12। 1 माइनस x मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। और रेडियस कैपिटल R 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 अंडर रूट, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर में था, बट ऐसा यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे सेम डायमेंशन है। अब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 251 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। टू मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r एंड अदर ऑफ रेडियस 2r हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड। व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन देम। अब सरफेस चार्ज डेंसिटीज हमें फाइंड करनी है तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन
एरिया, ये हमें पता है। तो मुझे Q1 चार्ज क्या मिलेगा, इनिशियल चार्ज जो है, जब ये दोनों पहले से अलग अलग थे तब Q1 चार्ज क्या था, तो सिग्मा इंटू 4πr²। सेम दूसरे स्फीयर पे चार्ज क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो सेम है, बट 4π और r की जगह पे है 2r, तो ये जो 2 है उसका स्क्वायर क्या हो गया 4। बाकी क्या बचा, बाकी बचा सिग्मा इंटू 4πr²। इसका मतलब ये हो गया 4 इंटू Q1। Q2 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू Q1 है, और Q1 की वैल्यू वहाँ पे हम ये रख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। अब हमारे पास दो मेथड है, या तो हम शॉर्टकट से करें या तो हम बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे कि मैं दो स्फीयर है उसको अगर कनेक्ट करूँ तो मेन प्रॉपर्टी क्या होगी जो सिमिलर होगी दोनों स्फीयर में। एक स्फीयर था जिसकी रेडियस थी r, अब उसको दूसरे स्फीयर के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ऑलवेज याद रखना यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। मतलब चार्ज है उसकी मोशन उस तरह कुछ होगी कि पोटेंशियल सेम हो जाए। मतलब फाइनल पोटेंशियल V1 इक्वल टू क्या होना चाहिए V2। मतलब यहाँ पे KQ1 डैश अपॉन R1 मतलब R इक्वल टू क्या होना चाहिए KQ2 डैश अपॉन R2 मतलब 2R। K कैंसल, RR कैंसल। अब यहाँ से क्या पता चला, तो Q2 डैश इक्वल टू 2 इंटू Q1 डैश, मतलब फाइनल चार्ज जो है उसका रिलेशन कुछ इस तरह होगा, Q2 डैश इक्वल टू 2 इंटू Q1। इसको मैं अगर इक्वेशन 1 नाम दूँ, अब इक्वेशन 2 क्या है समझना, कि मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश करूँ तो जो टोटल चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब इनिशियल चार्ज का एडिशन भी सेम है, तो Q1 प्लस Q2 कर सकता हूँ। और मैं अगर Q1 प्लस Q2 कर रहा हूँ तो Q1 प्लस Q2 क्या था हमारे पास 4Q1, वो मैंने यहाँ पे रख दिया, मतलब टोटल क्या मिला मुझे 5Q1। और Q1 की वैल्यू क्या थी सिग्मा इंटू 4πr²। मतलब दूसरा इक्वेशन मिला मुझे वो Q1 डैश प्लस 2Q2 डैश, सॉरी Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू दिस। ओके, Q2 डैश क्या था, तो 2Q1 डैश, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ Q1 डैश प्लस 2Q1 डैश इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा इंटू 4πr²। तो ये हो गया 3Q1 डैश इक्वल टू 5 सिग्मा इंटू 4πr²। मुझे चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो क्या होनी चाहिए चार्ज अपॉन एरिया, मतलब Q1 डैश अपॉन 4πr², तो वो मुझे क्या मिली 5/3 सिग्मा, मतलब फर्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गई 5/3 सिग्मा। अब मैं Q1 डैश की जगह पे Q2 डैश बाई 2 लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ। तो इसी फॉर्मूला में अगर Q1 डैश की जगह पे Q2 डैश डिवाइड बाई 2 लिख दूँ, Q2 डैश डिवाइड बाई 2 इंटू 4πr² इक्वल टू क्या हुआ 5/3 सिग्मा। बट यहाँ पे हमें r² नहीं चाहिए, क्या चाहिए 2r², सेकेंड स्फीयर की रेडियस है 2r, तो Q2 डैश डिवाइड बाई 4π इंटू मुझे 2r² करना था 2r होल स्क्वायर। मतलब ब्रैकेट में क्या चाहिए था एक्चुअल में 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हमें ज़रूरत थी 4 की और हमारे पास क्या था 2, मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 5/6 सिग्मा। मतलब दोनों आंसर हमें मिल गई। फर्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी मिली वो
5/3 सिग्मा, सेकेंड मिली वो 5/6 सिग्मा। ऑप्शन में देख लेते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू 5/3 सिग्मा और सिग्मा 2 इक्वल टू 5/6 सिग्मा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। अब इसी क्वेश्चन के लिए सेकेंड मेथड देख लेते हैं। थोड़ा शॉर्टकट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि सपोज फर्स्ट स्फीयर पे पास चार्ज था Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। वही सेकेंड स्फीयर पे चार्ज था सिग्मा इंटू 4π इंटू 2r²। मतलब मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4πr²। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि Q2 इक्वल टू 4 इंटू Q1। यहाँ तक तो हमने पहले भी किया हुआ था। अभी आगे बढ़ते हैं। जब दो स्फीयर को हम कनेक्ट करते हैं और उसके बाद सेपरेट करते हैं, जिसके पास इनिशियल चार्ज था Q1, फाइनल चार्ज था Q2। अब कुल मिला के चार्ज क्या हो गया, तो Q टोटल इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस 4Q1, Q2 इक्वल टू 4Q1 है। तो Q टोटल मिल गया हमें 5Q1। अब जब दोनों को सेपरेट किया, तब सपोज एक के पास चार्ज आया Q1 डैश और दूसरे के पास चार्ज आया Q2 डैश। अब ये फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो Q1 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q टोटल। अब R1 क्या था हमारे पास, R डिवाइड बाई R प्लस 2R इंटू टोटल चार्ज आएगा। टोटल चार्ज क्या है, 5 इंटू Q1। एकदम इजी है। तो ये R डिवाइड बाई 3R मतलब 1/3 हुआ, 1/3 इंटू 5 इंटू Q1। यहाँ पे क्या है, Q1 डैश। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए Q1 डैश को उसी के एरिया से डिवाइड करना है A1 से। तो इधर मैं क्या करूँ, 5/3 तो है ही और Q1 बाई कर दूँ A1। तो Q1 डैश बाई A1 वो हो गया सिग्मा 1 डैश, और वो मिला मुझे 5/3 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो सेम ही था सिग्मा। तो ये मेरा आंसर आ गया सिग्मा 1 डैश। समझ में आ रहा है। Q1 डैश इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। अब R1 था R और R2 की वैल्यू थी 2R। टोटल चार्ज था 5Q1। तो हमें यहाँ पे आंसर मिला Q1 डैश इक्वल टू 5/3 ऑफ Q1। दोनों तरफ सेम एरिया से डिवाइड किया, Q1 डैश डिवाइड बाई A1 इक्वल टू 5/3 Q1 बाई A1। Q1 डैश मतलब फाइनल चार्ज अपॉन एरिया मतलब फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q1 बाई A1 हो गई इनिशियल सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा थी। ओके, ये आंसर आ गया। अभी सेकंड देखते हैं। सेम प्रोसीजर करनी है सेकंड के लिए। तो मुझे Q2 डैश अगर चाहिए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ऊपर आएगा R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। अब R2 क्या है, 2R डिवाइड बाई R प्लस 2R। Q टोटल क्या है, 5Q1। यहाँ पे है Q2 डैश। तो Q2 डैश इक्वल टू हुआ यहाँ पे 2/3 इंटू 5 इंटू, इधर Q2 डैश है तो सामने हमें क्या चाहिए, Q2। तो Q1 इक्वल टू हाउ मच, Q2 यहाँ से ले लेते हैं। Q1 इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई 4, सॉरी हाँ, Q1 इक्वल टू हो गया Q2 डिवाइड बाई 4। तो Q2 डैश इक्वल टू 2 2 जार 4, 5/6 ऑफ Q2। दोनों तरफ एरिया से डिवाइड कर दूँ, Q2 डैश अपॉन A2 इक्वल टू 5/6 Q2 डिवाइड बाई A2। मतलब ये सिग्मा 2 डैश मिल गया, वो 5/6 सिग्मा मिला। दोनों आंसर आ गए। आंसर कौन सा है, ऑप्शन में डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। An infinite sheet carrying a uniform surface charge density sigma lies in xy plane. The work done to carry a charge q from the point A
इक्वल टू स्मॉल ए विच इज़ कॉन्स्टेंट इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप टू द पॉइंट बी वेक्टर इक्वल टू ए इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप इज़ गिवन बाय। ओके, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो इनफाइनाइट शीट है वो एक्स वाई प्लेन में है और एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, वैल्यू तो पता ही थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक्स वाई प्लेन है तो उससे परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा के कैप। ये याद रखना है इक्वेशन 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ए से लेके बी तक के वेक्टर की। तो ए बी वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। अब ए बी वेक्टर क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी माइनस ए। अब बी क्या है, तो बी था ए इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर क्या था, ए इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, ए, अंदर क्या बचेगा, तो आई माइनस आई 0 होगा। ओके, माइनस 2j माइनस 4j कैप प्लस 6k माइनस 3k, मतलब प्लस 3k कैप। ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। अभी वर्क डन क्या है, तो वर्क डन इक्वल टू q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट्स। तो q पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलेगा, तो ई डॉट डी आर से। अब यहाँ पे ई डॉट डेल्टा आर के तौर पे हम लिख रहे हैं ई डॉट ए बी वैक्टर, मतलब यहाँ पे q ई की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के कैप, और डॉट प्रोडक्ट करना है हमें ए बी के साथ, मतलब स्मॉल ए इंटू माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप जो हमें मिला था। कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे q है, सिग्मा है, a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी डॉट प्रोडक्ट रहेगी k कैप की किसके साथ, माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप के साथ। तो q सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़, k कैप डॉट j कैप 0 हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और y डायरेक्शन z डायरेक्शन बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, और k कैप डॉट k कैप 1 बनता है, मतलब यहाँ पे आंसर आने वाला है ओनली 3, 1 इंटू 3। ओके, तो ये आंसर हुआ 3/2 q सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर में देखते हैं 3/2 ए सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ रोड लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस विथ वन एंड एट द ओरिजिन एंड अदर एट x इक्वल टू इन्फिनिटी। इट कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्बडा कूलम पर मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस a ऑन द एक्सिस विल बी। ओके, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है विद डायरेक्शन। ये क्वेश्चन है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि हमारे पास एक रोड है इनफाइनाइट लेंथ का जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें यूनिफॉर्म दी हुई है लैम्बडा, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है x इक्वल टू माइनस ए पे। तो पहले स्टार्ट करते एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब उसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज दिखा देते हैं।
और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट्स दिखा देते हैं अभी। ये है x इक्वल टू 0, हम यहाँ पे ये इन्फाइनाइट लेंथ है, x इक्वल टू इन्फिनिटी समझ लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो x इक्वल टू -a पे है। सपोज वो पॉइंट को मैं नाम दे दूँ p। ये पूरे रोड की वजह से p पॉइंट के पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है विद डायरेक्शन। अभी मैं लैम्बडा को पॉजिटिव मान के चलूँ तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो अवे फ्रॉम इट होता है। मतलब ये तो कन्फर्म है कि अगर मैं यहाँ पे आंसर में ही लैम्बडा रख रहा हूँ पॉजिटिव तो डायरेक्शन आनी चाहिए -i कैप। तो ऑटोमेटिक हमारे दो आंसर तो वैसे ही निकल गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए ये आपको जो रोड दिया हुआ है उसका एक छोटा सा एक सैंपल सिलेक्ट करो जिसकी लेंथ है dx। अब dx लेंथ है, उसकी पोजीशन भी दिखा देते हैं। उसकी पोजीशन समझो x है। अब हमें क्या करना है? तो हमें पूरे रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ करना क्या है, dx के ऊपर जो चार्ज है जिसको मैं नाम दे दूँ dq इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा इंटू dx, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू गिवन लेंथ। ये चार्ज की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू dx, उसको मैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड de नाम दे दूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? अभी तो हमने छोटा सा सैंपल लिया ना, छोटा सा सैंपल मतलब इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और पॉइंट चार्ज मान सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है kq/r²। वैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k dq/x²। k dq की जगह पे लिख देता हूँ लैम्बडा इंटू dx/x²। ये क्या है, de। अब यहाँ पे x एक्सिस पे हमने लिया है तो हम क्या ले लेते हैं, आई कैप। अगर नेगेटिव आई कैप आने वाला है आंसर तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे de ले लेते हैं आई कैप की डायरेक्शन में। तो de वेक्टर इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन में k लैम्बडा बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा 1/x² dx आई कैप। k लैम्बडा 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x। कहाँ से कहाँ तक? तो ये फर्स्ट जो सैंपल हम यहाँ पे रखेंगे और लास्ट सैंपल हम इनफाइनाइट पे रखने वाले हैं। तो फर्स्ट सैंपल का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो -a होगा और लास्ट सैंपल का डिस्टेंस रहेगा इनफाइनाइट। तो -a से लेके इनफाइनाइट तक k लैम्बडा, पहले अपर लिमिट लिखते हैं तो 1/∞ रहेगा, माइनस जो रूल के है यहाँ पे एक और माइनस है, 1/x की जगह पे भी -a रख रहे हैं। देखो आंसर क्या आया, k लैम्बडा, ये इनफाइनाइट है, 1/∞ वो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, बट एक और माइनस है तो -1/a और यहाँ पे आई कैप। मतलब मेरा आंसर आया k लैम्बडा/a इंटू माइनस ऑफ आई कैप। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्योंकि k की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 लैम्बडा डिवाइड बाई a इंटू माइनस ऑफ आई कैप। तो λ/4πε0 a माइनस ऑफ आई कैप। क्वेश्चन देखते हैं। अ थीन ग्लास रोड और इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r. A charge plus q is uniformly distributed along the upper half and a charge minus q is uniformly distributed along the lower half as shown in figure. The magnitude and direction of electric field E at the center of circle P is ओके हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो एक ग्लास रोड दिया हुआ है, अपर हाफ में पॉजिटिव चार्ज है, लोअर हाफ में नेगेटिव चार्ज है, और ये जो पॉइंट P दिख रहा है आपको, वहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डायरेक्शन। अभी चेक करते हैं। तो
पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो अवे फ्रॉम इट होगा, और यूनिफॉर्म चार्ज है इसीलिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगा, एग्जैक्ट बाइसेक्टर पे। जो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर पे ही होगा, मतलब ये 45 डिग्री एंगल बनाएगा ये लाइन के साथ। और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला है वो टुवर्ड्स दी चार्ज होता है, तो कुछ इस तरह मिलेगा। अब ये जो मिला था पहले वो ई प्लस वेक्टर था, अभी जो मिला वो मान लेते ई माइनस वेक्टर है। दोनों का जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो हमें ये डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो हमें मिलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो दोनों में से कोई एक आंसर पॉसिबल है। ऑप्शन ए दिखा रहा है 0। अब यहाँ पे दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इक्वल एंड ऑपोजिट तो है नहीं, मतलब 0 पॉसिबल है नहीं। ओपी डायरेक्शन में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल सकता। अब ये दो ऑप्शन जो बचे हैं उनमें से कौन सा आंसर है वो देखते हैं। अब उसके लिए आपको क्या क्या सीखना है, पहले तो हमें लैम्बडा फाइंड करना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए, चाहे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू ही है बट मैग्नीट्यूड सेम है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, टोटल चार्ज क्यू अपॉन लेंथ। अब ये इतनी आर्क की लेंथ क्या होगी, इतने आर्क की, तो फुल सर्कल होता तो 2πr, ये उसका फोर्थ पार्ट है तो 2πr/4 करो, मतलब πr/2, मतलब लैम्बडा हमें मिला 2q/πr। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, उसका फॉर्मूला जान लेते हैं। अगर एक आर्क है जो उसके सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है, और आर्क के ऊपर अगर लैम्बडा डेंसिटी चार्ज डेंसिटी है, तो सेंटर पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है उसका फॉर्मूला मिलता है हमें 2k λ/r इंटू साइन, जो भी एंगल है उसका हाफ कर दो θ/2, ये फॉर्मूला है 2k λ/r इंटू साइन θ/2। अब इसी फॉर्मूला को लेके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, ई प्लस ई माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि दोनों क्वार्टर पार्ट पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम था। तो मैं नाम दे देता हूँ लेट ई प्लस इक्वल टू ई माइनस इक्वल टू, हम नाम दे देते हैं ई डैश, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यही ऊपर जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से ले लेते हैं 2k λ/r इंटू साइन। कोई भी एक क्वार्टर पार्ट है वो एंगल कितना बनाता है सेंटर पे, 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ 90 डिग्री, मतलब ये 90/2 दैट इज़ 45। तो 2k लैम्बडा क्या है हमारे पास, लैम्बडा की वैल्यू हमें मिली थी 2q/πr, ऑलरेडी नीचे r तो था ही, और साइन 45 मतलब क्या हुआ 1/√2। तो ये आंसर आया 2√2 इंटू kq/πr²। चलो ये आंसर हो गया। अभी हमें पता है कि जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कैसे मिलने वाला है। दो वेक्टर जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एंगल था 45 डिग्री और ये एंगल भी था 45 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो E इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, E प्लस स्क्वायर प्लस E माइनस स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, दोनों को वैल्यू तो सेम ही है, नाम भी सेम दिया हुआ है हमने दोनों का, ई डैश स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर, मतलब हुआ ये √2 इंटू ई डैश। अब ई डैश हमें आगे पता है, हैंस हमें ई क्या मिला 2√2 kq/πr² इंटू √2। ये इतनी वैल्यू तो हमने कौन सी डाली है,
ई डैश की, और एक √2 ऑलरेडी था वो हमने यहाँ पे रिपीट किया। तो ये आंसर आया 2 2 जार 4 इंटू के की वैल्यू डाल देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q/πr² एज इट इज़ रखते हैं, तो ये 4 4 कैंसिल हो गया। आंसर आया Q/ε0 π² r²। चेक करते हैं, Q/ε0 π² r², ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 2 infinite parallel metal plates contain electric charges with densities plus sigma and minus sigma respectively, and they are separated by a small distance in air. If the permittivity of air is ε0, then the electric field between two planes will be आपके पास 4 ऑप्शन है सिग्मा एंड ε0 के फॉर्म में। तो पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम में क्या है। सपोज हमारे पास 2 प्लेट है, ये इनफाइनाइट प्लेट्स है, एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी प्लेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज। एक की डेंसिटी क्या थी प्लस सिग्मा, दूसरे की डेंसिटी क्या थी माइनस सिग्मा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस रीजन हमें फाइंड करना है, तो कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। सपोज ये पॉइंट है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो अवे फ्रॉम इट होगा, मतलब ये रहा E+ वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉजिटिव प्लेट। सेकेंड जो प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो टूवर्ड्स दी चार्ज होता है। तो नेगेटिव की वजह से जो जनरेट हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगा, जिसको मैं नाम दे दूँ E- वेक्टर। अब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, मतलब रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है वो टूवर्ड्स दी नेगेटिव प्लेट आएगा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं फॉर्मूला लिखूँ E वेक्टर इक्वल टू E+ वेक्टर प्लस E- वेक्टर। अभी हमें फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इज गिवन बाय σ/2ε0। हम यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है उसके लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं n कैप। तो n कैप क्या होगा, n कैप का मतलब होगा अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। और दूसरा जो मिलने वाला है वो भी σ/2ε0 मिलने वाला है, और यहाँ पे भी n कैप आएगा। अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि मैंने E+ के लिए प्लस सिग्मा यूज़ किया, E- के लिए भी प्लस सिग्मा ही क्यों यूज़ किया, जबकि यहाँ पे तो एक प्लस सिग्मा है और एक माइनस सिग्मा है। तो याद रखना फ्रेंड्स कि हमने ऑलरेडी जो डायरेक्शन ड्रॉ की थी, मतलब ये रेड कलर से E+ और ये ब्लैक कलर से E-, वो डायरेक्शन में ही प्लस एंड माइनस मेंशन हो चुका है। फिर से आप अगर प्लस माइनस मेंशन करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ेक्ट है वो पूरी रिवर्स हो जाएगी। मतलब आपको डायरेक्शन को एक ही बार यूज़ करना है, या तो डायग्राम में यूज़ करो या तो मैथमेटिकल स्टेप में यूज़ करो। हमने यहाँ पे डायग्राम में ऑलरेडी डायरेक्शन यूज़ कर ली थी। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखा दी है n कैप से। अब इन दोनों का एडिशन करें तो σ/ε0 बचेगा, सिर्फ σ/ε0 इंटू n कैप। n कैप मतलब क्या हो गया, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेन। तो हमारा आंसर है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/ε0 टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a
distance of 2r in free space. What is the electric field midway between 2 line charges? ओके आपके पास ऑप्शंस है, हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ है और एक है वो नेगेटिव चार्ज के साथ है। यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है और जो यहाँ पे चार्ज था वो पॉजिटिव है। ये दो चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूशन उनके एग्जैक्ट बीच में मिडवे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो अवे फ्रॉम इट, मतलब ये हुआ ई प्लस वेक्टर, और जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो टूवर्ड्स दी चार्ज, मतलब ये हुआ ई माइनस वेक्टर। दोनों वेक्टर का यहाँ पे एडिशन होने वाला है, तो नेट रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर भी अगर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, नीचे की ओर जो डायरेक्शन है उसको एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर स्मॉल आर है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला है। ओके, ये दो जो लाइन चार्ज था उनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना था? 2r। हमारे पास जो पॉइंट है वो मिडवे पे है, मतलब ऊपर का डिस्टेंस होगा कैपिटल R, नीचे का भी एक R। तो उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी? तो लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस है कैपिटल R, एन कैप कर देता हूँ। यहाँ पे भी लैम्बडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R और एन कैप कर देता हूँ। एन कैप सिर्फ इसीलिए है कि डायरेक्शन दिखाई जाए टूवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इन दोनों का एडिशन करूँ तो लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R मिलेगा एन कैप, जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दिखाता है। हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आंसर क्या आएगा? लैम्बडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन।